हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययन माला से भारत की स्थापत्य कला का इतिहास। इससे पहले हम कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्रारंभिक स्तूप, चैत्य एवं मंदिर स्थापत्य संरचना को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो हमारे आज स्तूप, चैत्य एवं मंदिर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। मौर्य की स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप की योजना, बनावट एवं शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भरूच स्तूप के प्रमुख लक्षणों का विवरण दीजिए। सांची स्तूप से यह किस प्रकार से भिन्न है, ये बताइए। स्तूप से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? मौर्यकालीन स्तूप स्थापत्य का विवरण दीजिए। मौर्यकालीन स्तूप स्तंभ स्थापत्य पर एक लेख लिखिए, टिप्पणी कीजिए। सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, सारनाथ स्तूप, बोधगया स्तूप और तक्षशिला का स्तूप। मौर्य एवं शुंग कालों में निर्मित स्तूप स्थापत्य के अंतर को स्पष्ट कीजिए। मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य के अंतर की विवेचना कीजिए। शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त स्तूप स्थापत्य का उदाहरण संक्षिप्त वर्णन दीजिए। निम्नलिखित स्तूप स्थापत्य कला का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंध्र, सातवाहन, कुषाण और गुप्त के बारे में हमें लिखना है। आज हमारा टॉपिक है प्रारंभिक स्तूप, चैत्य, मंदिर, उनकी स्थापित संरचना। ये क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्तूप स्थापत्य, इसकी प्रस्तावना। स्तूप निर्माण स्थापत्य प्राचीन भारतीय परंपरा का द्योतक है। वैदिक कालीन साहित्य, सभ्यता एवं संस्कृति में भी स्तूप स्थापत्य का उल्लेख मिलता है। शव के अवशेष पर पाषाण या ठोस ईंटों से निर्मित स्मारक ही स्तूप की भावना को प्रदर्शित करता है। स्तूप समाधि का द्योतक होता है। बौद्ध काल के पूर्व भी स्तूप अंत्येष्टि से संबंधित स्थापत्य का प्रतीक था। स्तूप निर्माण की प्रथा भारत में बौद्ध जैन काल के पूर्व से ही प्रचलित थी, जबकि बौद्ध जैन धर्म में इस कला को विशेष रूप से प्रचलित करके विकसित किया गया है। प्रस्तर तक्षण की यह विशिष्ट स्तूप शैली बौद्ध काल से निर्मित स्तूपों में जातक कथाओं एवं प्रकृति एवं मानव आकृति के अंकन के साथ भी विकसित हो गई थी। मतलब इसमें मानवों का आकृतियों का भी अंकन किया जाने लगा था। स्तूप स्थापत्य की प्राचीनता को कम से कम बौद्ध एवं मौर्य काल तक उत्खनन से प्राप्त स्तूप के अवशेष तथा विद्वान स्तूपों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। पाली ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके फूल अर्थात उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। इन 8 भागों के प्रत्येक भाग ग्रहिता में एक एक कर स्तूप का निर्माण कराया गया था। अतः मूल में केवल 8 स्तूप थे। दिव्यदान, जो कि एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें उल्लेख किया गया है कि अशोक ने इनकी संख्या का विस्तार करके 85,000 या 84,000 तक, इसमें तो 85 नहीं दिया, 84 दिया है, लेकिन 85,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। उसने तथाकथ बौद्ध के मूल प्राचीन स्तूपों से उनके अवशेष को निकालकर नए स्तूपों का निर्माण कराया था। इसमें सांची, सारनाथ, भरोत के स्तूप आज भी दर्शनीय एवं उल्लेखनीय हैं। फिर आते हैं स्तूप निर्माण कला। स्तूप निर्माण एवं संरचना एक थूहे या गुंबद या उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार रूप में पाई जाती है। यद्यपि मौर्य काल में विशेषतः अशोक द्वारा अनेक स्तूप निर्माण का उल्लेख दिव्यदान में किया गया है, तथापि इसमें से अनेक नष्ट हो गए और भूमिसात हो गए हैं। सर्वप्रथम चीनी यात्री ने इनका अवलोकन करके इनका उल्लेख अपने वृत्तांतों में किया है। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा के समय इनका उल्लेख किया। इसके पश्चात हैंसोंग ने 7वीं शताब्दी में अपनी यात्रा वृत्तांत में भी मौर्यकालीन स्तूपों का विवरण दिया है। हैंसोंग ने अनेक स्थानों पर कई स्तूपों का उल्लेख किया है। इसके वर्णानुसार कपिशा में अशोक के द्वारा निर्मित पीलूसार स्तूप, नगरहार स्तूप, पुष्कावल्ली स्तूप, पोलुषा
तक्षशिला, सिंहपुर, कश्मीर में 4 स्तूप, टक्का, चीनपट्टी, सतद्रशहर, मथुरा में 3 स्तूप, थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, विशाखा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया, यशितवन, करंडवेनुवन, ताम्रलिप्ति स्थान पर 20 फुट से 200 फीट ऊंचे के अनेक स्तूप इन्होंने बनाए थे। समाधि के रूप में निर्मित इन स्तूपों में नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन है। तो अशोक के द्वारा 84 या 85 हज़ार के समथिंग कुछ स्तूप का निर्माण कराया गया था। प्रमुख स्तूप में जो है वो भगवान बौद्ध के जो अवशेष थे उनको ही निकाल के इनके द्वारा और स्तूप का निर्माण कराया गया था। कुछ प्रमुख स्थान हैं जैसे कि आते हैं पेरूसार स्तूप, नगरहार स्तूप, पुष्पकवली स्तूप, पोलुशा, तक्षशिला, सिंहपुर, कश्मीर, टक्का, चीनपट्टी, शत्रुदुशहर, मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, विशाखा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया, यशितवन, करण, वेनुवन, ताम्रलिप्ति आदि स्थानों पर 20 से 200 फीट ऊंचे पर स्तूप निर्माण कराया गया है। और सबसे प्राचीन स्तूप है वो है पिपरहवा का, जो कि नेपाल की सीमा पर इसको निर्मित किया गया है। इंपीरियल गजेटियर भाग 2 पृष्ठ 102 पिपरहवा स्तूप के वर्णन से स्तूप संरचना का आभास प्राप्त होता है। यह ईंटों द्वारा निर्मित था और खुदाई से प्राप्त इसके भीतर पेटी पर लेख उत्कीर्ण किए गए थे। यह भगवान बुद्ध की शरीर धातुओं का पवित्र स्मारक शाक्यों ने निर्मित किया था। इन स्तूपों की खुदाई से ज्ञात होता है कि यह पक्की ईंटों का चुना हुआ कठोर गोलाकार गोला है, जो कि भूमिगत व्यास में 116 फीट तथा ऊंचाई में 22 फीट का है। इसके अंदर पत्थर की एक पेटी थी जिसमें कई छोटी बड़ी मंजूषाएं एवं डिब्बियों में भगवान बुद्ध की धातुएं अवशेष रखी हुए हैं। जुड़ाई में प्रयुक्त ईंटों का आकार 16 बाय 11 बाय 3 इंच है। इस स्तूप की काचित अपने ढंग की अनूठी है। इनकी जुड़ाई उत्कृष्ट थी। पत्थर की पेटियों में बुद्ध के अवशेष के साथ स्वर्ण, रजत, प्रवाल, स्फटिक एवं रत्न जड़ित पुष्प एवं आभूषण से ज्ञात होता है कि उस काल के रत्न बेटिक एवं सुवर्णकारों की कला उच्च दर्जे की थी। यह उन 8 स्तूपों में से एक था जिनका सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अशोक के काल में इसके दुगने आकार के निर्माण का उल्लेख स्वयं अशोक के शिलालेख जो कि निगाली सागर लेख में उपलब्ध है। अतः ज्ञातव्य है कि यह स्तूप पहले से अस्तित्व में था। पिपरहवा और जो अन्य स्तूप हैं उनके उत्खनन के आधार पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्तूप संरचना का वर्णन इन शब्दों में किया है। स्तूप एक गुंबद और उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार होता था जिसका निर्माण पाषाण एवं शिलाओं की नींव पर किया जाता था। धीरे धीरे ऊंचाई में वृद्धि होती गई और स्तूप का आकार अंडे के समान ऊंचा हो गया। स्तूप की चोटी अपनी गोलाई पूरी ना करके चपटी बनाई जाती है। उसके चपटे भाग पर स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग हर्मिका है, जिसे देव सदन कहा जाता है, बनाया जाता है। हर्मिका स्तूप के आधार पर एक ऊंचा कोठा या कक्ष होता है। यह धूलोक के समकक्ष बनाया जाता है। हर्मिका के बीच में एक पट्टिका लगाई जाती है। हर्मिका का जो निचला भाग है स्तूप के मस्तक में धातु गर्म मंजूषा के ऊपर पिरोया जाता है। इसके ऊपर सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते हैं। छत्रों की संख्या 7 तक पहुंच गई थी। हर्मिका के चारों ओर छोटे गुंबदों की एक वेदिका बनाई जाती है जिसमें उस स्थान पर देव प्रभाव समुचित होता है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक चबूतरा होता है और उसे लकड़ी की वेष्टी से घेर दिया जाता है। फिर आते हैं उपयुक्त वर्णन से। स्तूप निर्माण कला अर्थात संरचना पर समुचित प्रकाश पड़ता है। मौर्यकालीन अनेक स्तूप नष्ट हो गए हैं किंतु इनमें से 5
प्रसिद्ध स्तूप उनकी यंत्र बिखरे अवशेष आज भी विद्यमान हैं। पहला आता है सिंध का मीरपुर स्तूप, दूसरा तक्षशिला का धर्मराजिक स्तूप, तीसरा सारनाथ का स्तूप, चौथा बोध गया का स्तूप और पांचवा आता है सांची का स्तूप। स्तूप निर्माण एवं रचनाकार का वर्णन कनिंघम, मार्शल एवं हेवेल के साथ ही भारतीय विद्वान राधा कृष्ण मुखर्जी, परमेश्वरी लाल गुप्ता के साथ ही प्रसिद्ध कला विशेषज्ञ कुमार स्वामी ने भी किया है। कुमार स्वामी का अभिमत है कि पूर्व की शताब्दियों एवं सहस्रवादियों में भारतवर्ष उस प्राचीन मध्य पूर्व का एक अविभाज्य अंग था जो कि भूमध्य सागर से गंगा की अंतर्वेदी तक व्याप्त था। धार्मिक प्रतीकों एवं स्मारकों की स्थापना वस्तुतः उस प्राचीन युग की ही देन हो सकती है। इसी को अंगीकार करके मौर्य काल में स्तूप कला का विकास किया गया था। फिर आते हैं मौर्यकाल एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य। मौर्यकालीन स्तूप और स्तूपों के अवशेष दीर्घ संख्या में भारत में उपलब्ध हुए हैं। इनमें से सारनाथ, भरोब, सांची, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित स्तूप यथावत हैं। शेष स्तूपों की चार दीवारियां और अन्य अवशेष ही मात्र उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में सांची और भरोत के स्तूप का अधिकांश भाग पुरातत्वीय संरक्षण के कारण ही विद्यमान है। सांची का बड़ी स्तूप सुरक्षित रखा गया है, जो बड़ा स्तूप है बड़ा सुरक्षित है तथा प्राप्त स्तूपों में सबसे अधिक प्राचीन भी है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर मौर्यकालीन स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदाहरण में वैश्य टेकरी, उज्जैन, कसरावद, निमाड़ के निकट पहाड़ी पर स्थित स्तूप के अवशेष मिले हैं। सांची का स्तूप। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची के स्तूप का सर्वाधिक पुरातत्वीय एवं दर्शनीय महत्व है। विदिशा से सांची रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन से ही यात्रा इस स्तूप को स्पष्ट दिखा सकती है। यह विदिशा से 10 किलोमीटर दक्षिण में वर्तमान सांची नामक स्थान पर स्थित है। अशोककालीन भारत में विदिशा तथा सांची का बहुत महत्व था। शिलालेखों में भी सांची का नाम काकनाट वुड उल्लिखित है। संभवतः मौर्यकालीन साहित्य में महावंश में वर्णित चैत्यगिरी सांची ही थी। सांची तथा निकटतम स्थलों का सर्वेक्षण करके सर्वप्रथम कनिंघम ने सांची के प्रमुख स्तूपों के साथ ही निकटवर्ती क्षेत्रों में कई स्तूपों के अवशेषों की खोज की थी। सांची की पहाड़ियों पर स्थित मुख्य स्तूप 5 भागों पर उपलब्ध है या 5 भागों में स्थित है। सांची में मुख्य स्तूप सहित 3 मौर्यकालीन स्तूप बने हुए हैं। कनिंघम के अनुसार मुख्य स्तूप का निर्माण 500 ईसा पूर्व में किया गया था। पुरातत्ववेत्ताओं सर जॉन मार्शल तथा इतिहासविद जो विंसेंट स्मिथ हैं, इनका मत है कि वर्तमान मुख्य स्तूप अशोक के समय से 1 शताब्दी पूर्व बना हुआ था। सांची की पहाड़ियों पर पश्चिम भाग में स्थित मुख्य स्तूप के आधार का व्यास 100 फीट है। संपूर्ण स्थिति में इसकी ऊंचाई पूर्ण अवस्था में लगभग 77 फीट थी और यह स्तूप लाल रंग के बलुआ पत्थर का बना हुआ था। सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज का जो वर्णन है वह द गाइड टू सांची 1917 में लिखा है। सांची का वर्तमान विशाल स्तूप अर्ध मंडलाकार गुंबज अंडे के आकार का है। इसके ऊपर का भाग कटा हुआ है। इसके आधार के चारों ओर एक ऊंची मेदी बनाई गई है। प्राचीन समय में यह प्रदक्षिणा पथ का कार्य करती होगी। इस प्रदक्षिणा पथ पर पहुंचने के लिए स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरी सोपान बनाई गई है। संपूर्ण कृति के चारों ओर समतल भूमि के साथ ही एक अन्य प्रदक्षिणा पथ है जो कि पत्थर से बनी हुई वेष्टनी द्वारा परिवेष्टित है। यह वेष्टनी बहुत ही सादे किस्म की है और किसी तरह की पच्चकारी से खर्चित नहीं है। यह
चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त है। इन्हीं के 4 पृथक द्वार एक दूसरे से पृथक करते हैं। चारों द्वारों पर नानाविध मूर्तियां, उत्कृष्ट चित्र एवं खंडित पच्चीकारी से युक्त तोरण है। इसमें बौद्ध धर्म की अनेक गाथाओं को व्यक्त किया गया है। सांची के स्तूप का व्यास 120 फुट और इसकी ऊंचाई 154 फुट है। स्तूप का संपूर्ण भाग पर पत्थर से आच्छादित है। इसको चूने से नहीं जोड़कर शिष्ट तक्षण कला द्वारा जोड़कर 4 इंच मोटा लेप मात्र किया गया है। स्तूप के शीर्ष पर हर्मिका है, यष्टि दंड है और तिछत्र स्थित है। इसकी विशालता के कारण ही सांची का स्तूप दूर दूर से देखा जा सकता है। सांची के स्तूप का वर्णन अपनी अपनी शब्दावलियों में कई कलाविदों के द्वारा किया गया है। भगवत शरण उपाध्याय ने इसका वर्णन इन शब्दों में किया है। स्तंभों के ऊपर लगी बेड़ियों में तथागत के पूर्व जीवन की घटनाएं, धर्मचक्र, त्रिरत्न, सिंह, हाथी, ऊंट, वृषभ, हिरण और मयूर आदि चित्रित या उत्कीर्ण हैं। स्तंभों के निचले भाग पर द्वार रक्षक, यक्ष, यक्षिणियाँ, बोनों और हाथियों से सुशोभित हैं। यहाँ आकृतियों का विविध उल्लेखनीय है और चित्रों में मानव का सामूहिक रूप प्रस्तुत किया गया है। टीम स्पिरिट में अनेक मानव पशु यहाँ पर प्रदर्शित हैं। समूचे जुलूसों का उत्खनन हुआ है और गतिमानता दर्शक को आकुल कर देती है। ज्ञातलब है कि सांची की पहाड़ियों पर 3 स्तूप स्थित हैं। स्तूप के अतिरिक्त द्वितीय स्तूप एक लघु चबूतरे पर निर्मित है। इसका व्यास 47 फीट है, ऊंचाई अनुमान 37 फुट होगी। इसमें अवशेष भी मिल जाएंगे अभी। तीसरे स्तूप में महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोगलाइन की अस्थियों पर निर्मित किया गया है। इस स्तूप का केवल तोरण द्वार ही शेष रह गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 17 फुट है। सांची के निर्माण के कालक्रम देखते हैं। सांची का जो मुख्य स्तूप है वह अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार इसका निर्माण 500 ईसा पूर्व हुआ था। यदि इस कथन पर विश्वास करें तो सांची का जो स्तूप है उन 8 प्रमुख स्तूपों में से एक है, जिसका निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके शिष्यों के द्वारा कराया गया था। किंतु इस स्तूप के दक्षिण द्वार पर अशोक का लेख उत्कीर्ण होने के कारण इसके निर्माण में अशोक के योगदान के प्रामाणिक रूप से सिद्ध होता है। सामान्यतः पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार इसे मौर्य काल का ही स्वीकार करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट का अंत करके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और कतिपय इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी कहते हैं। किंतु शुंग काल में भी इसकी मूलतः ईंटों से निर्मित सांची के स्तूप का परिवर्धन करके इसको पाषाणों से जड़ित कर दिया गया। काष्ठ के तोरण के स्थान पर पाषाण निर्मित तोरणों के द्वारा इसको स्थापित प्रदान किया गया है और इसका श्रेय शुंग काल को दिया जाता है। शुंगकालीन कला का यह द्योतक बन गया था। स्तूप के दक्षिणी द्वार की एक चौखट पर ब्राह्मी लिपि के लेख से इस स्तूप में सातवाहन वंश के योगदान का भी पता लगता है। सातवाहन नरेश सतकीर्णी जो सतकीर्ण है उनके प्रमुख रथपति आनंद ने इसको बनवाया था। इसमें विदिशा के हस्ती दंतकारों का भी उल्लेख मिलता है। सांची के स्तूप में कुल 827 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इन पर दान लेख उत्कीर्ण हैं। सांची का स्तूप मौर्य, शुंग, सातवाहन कला का क्रमबद्ध विकास दृष्टिगोचर होता है। इस दृष्टि से स्तूप स्थापत्य में इनका अत्यधिक महत्व स्थापित हो गया है। सांची के स्तूप निर्माण में मौर्य, शुंग एवं सातवाहन कालीन कला का अंतर एवं विशेषताएं से युक्त है। नेक्स्ट आता है भरूच स्तूप। मौर्यकालीन एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भरूच का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश के नागौर क्षेत्र में सतना नगर है, उसके निकट उचेरा से 6 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इस स्तूप की खोज का श्रेय जनरल कनिंघम को जाता है। 1873 में इस स्थान पर कनिंघम को एक बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो
आकार प्रकार में सांची के बृहद स्तूप के सदृश ही थी। तथापि कनिंघम की खोज के पूर्व इसका अधिकांश भाग ईंट पाषाण आदि को ग्रामीण वासियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तथापि कनिंघम ने विस्तृत सर्वेक्षण करके स्तूप की रेलिंग और इसके पूर्व द्वार को खोज निकाला और इसकी रेलिंग और द्वार के अधिकांश उत्कीर्ण भाग को कनिंघम ने सन 1875 में कलकत्ता संग्रहालय को भेज दिया कि भाई वहाँ पे बच्चे रहेंगे। भूल चूक से टीले पर छूटी जो शेष सामग्री थी उसका उत्खनन करके सतना रेजिडेंसी गार्ड स्थापित कर दिया गया और कालांतर में इसको सन 1926 में संग्रहालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया। वर्तमान में यह स्तूप पूर्णतः नष्ट हो चुका है, अर्थात नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है भरहुत स्तूप कला। देखते हैं, भरहुत स्तूप का निर्माण किसी एक समय या एक ही वंश या एक ही व्यक्ति तथा एक ही कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है। यह स्तूप के जो अवशेष से ज्ञात होता है कि इसमें विभिन्न भागों का निर्माण विभिन्न श्रेणियां दानदाताओं कलाकारों की सहायता से किया गया है। इसका प्रमाण प्राप्त उत्कीर्ण जो अभिलेख हैं इनसे सिद्ध होता है कि भाई ये एक काल में तो नहीं बने हैं। अतः भरहुत लोक कला एवं लोक कलाकारों की प्रति न्याय करने की दृष्टि से इनकी कला का स्तर मौर्यकालीन जो कि अशोककालीन माना जाता है उसके काल के मापदंडों से नहीं किया जा सकता, जो स्तर की दृष्टि से एक ऊंचा मापदंड है। भरहुत स्तूप का निर्माण अधिकांशतः शुंग काल में ही किया गया प्रतीत होता है। फिर आता है भरहुत के विशाल स्तूप स्थल का उत्खनन करने पर इसका व्यास 68 फीट निर्धारित किया गया है। स्तूप नष्ट हो जाने से इनकी ऊंचाई निर्धारित करना संभव नहीं है। स्तूप के चारों ओर एक सुंदर पाषाण वेष्टनी बनाई गई है जो कि कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित रखी गई है, जिस पर अनेक प्राचीन बौद्ध कथाओं को चित्र के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। पाषाण वेष्टनी 7 फीट से ऊंची है और सांची के स्तूप के समान ही यह वेष्टनी 4 चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त है। प्रकोष्ठों के मध्य में सुंदर तोरण द्वार बनाए गए हैं। वेष्टनी के ऊपर खंडित उत्कीर्ण चित्र द्वारा बौद्ध जातक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन खचित जो चित्र हैं वह मौर्य काल में बनाए गए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य एवं शुंग वंश के संधि काल में एक शताब्दी तक चलता रहा। श्री वेणी माधव बरुआ का मत है कि इनका निर्माण एक चित्र क्षण का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था और शुंग काल में समाप्त हो गया। यह क्षण स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष जमा करने के उपलक्ष्य में किए गए आनंद विशुद्ध धार्मिक प्रस्तुति प्रसन्नता का रोचक एवं एक भक्तिपूर्ण मुद्रा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। स्तूप के प्रथम स्तंभ और प्रकार शेष पर बौद्ध के अवशेष यात्रा को उत्कीर्ण नहीं किया गया है तथा सभी स्त्री पुरुष देवी देवताओं का उत्सव वस्त्र में से प्रदर्शित होते हैं। इनका प्रतीक है कि इन दृश्यों में आदि से अंत तक पूजन क्रिया एवं उनकी सामग्री का ही दृश्य दृष्टिगोचर होता है। सभी दृश्य प्रसन्न मुद्रा में अंकित किए गए हैं। श्री वासुदेव उपाध्याय ने भी भरहुत स्तूप का वर्णन किया है और लिखा है कि पाषाण वेष्टनी पर विभिन्न प्रकार की मूर्ति खुदी हुई हैं। इसमें बोधि वृक्ष धर्म चक्र भगवान बुद्ध के जन्म संबंधी कथनांक खचित हैं। वेष्टनी द्वार स्तंभ पर तोरण पर जातक कथाओं का प्रदर्शन किया गया है। इसमें अधिक सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने यंत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। वेष्टनी के स्तंभ पर हाथ में चवर और कलम लिए यक्ष की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। विशद शाल भंजिका उत्छालक पुष्प भंजिका आदि जिन प्राचीन क्रीड़ाओं का उल्लेख मिलता है उन्हीं से सानंद उत्सवों महोत्सवों की कुछ झलक भरहुत वेदिका स्तंभों पर पाई गई है। निपुर केयूर कुंडल एवं कर्णिका दंत्र पत्र आदि जिन अलंकार रत्नों का भारतीय काव्यों में वर्णन मिलता है उन्हीं का व्यवहार यक्षिणियों के अलंकरण में नाना भांति किया गया है। भरहुत के स्तूप में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे आले बनाए गए हैं। उत्सव के अवसर पर इनमें दिए जलाए जाते होंगे। भरहुत स्तूप का निर्माण काल भरहुत स्तूप में उपलब्ध
जो उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि कालक्रम में मौर्य काल में शुंग काल तक इसका निर्माण किया गया होगा। स्तूप के पूर्व द्वार, प्रथम स्तंभ तथा कनिंगम द्वारा नामकरण प्रसिंजित स्तंभ पर उत्कीर्ण कलाकृति से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौर्य काल में शुंग काल तक दानदाताओं की सहायता से स्तूप का निर्माण मौर्य काल से शुंग काल तक संपन्न हुआ था। मौर्य काल से स्थापित यह स्तूप अपने प्रारंभिक काल में छोटा और तोरण रहित होता था। स्तूप के पूर्व द्वार पर उत्कीर्ण धनभूति की अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसका तथा इसमें उत्कीर्ण या अलंकृत स्तंभ है उसका निर्माण शुंग काल में किया गया था। शुंग शासकों ने धनभूति कौशाम्बी का नरेश था। भरूच स्तूप के पूर्वी द्वार के निचले स्तंभ के 4 लगातार अष्टकोणों पर शुंगकालीन कौशाम्बी के महाराजा धनभूति का प्रसिद्ध लेख उत्कीर्ण है। भरूच स्तूप में सर्वप्रथम स्तंभ जो प्रथम स्तंभ है इसका निर्माण भी शुंग काल में विदिशा निवासी रेवती मित्र की स्त्री चंपा देवी की स्मृति में किया गया था। स्तूप के दक्षिणी द्वार के चौखटों पर जातक वर्णित दृश्यों से प्रसेनजीत द्वारा भगवान बुद्ध के दर्शन का वर्णन अंकित है। इसी आधार पर कनिंघम ने इस स्तंभ को प्रसेनजीत स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। उपयुक्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि भरूच स्तूप कला मौर्य एवं शुंगकालीन प्रभाव का द्योतक है। नेक्स्ट आता है सारनाथ का स्तूप। मौर्य सम्राट अशोक के काल की अनेक कृतियां वाराणसी बनारस के निकट स्थित सारनाथ नामक स्थान से उपलब्ध हुई हैं। सारनाथ स्थित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष सारनाथ में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम श्री वृंदावन भट्टाचार्य ने सारनाथ का इतिहास में एक स्तूप के अवशेषों का विशद वर्णन किया है। यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्तूप विद्यमान था। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकर ने अपने ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इतिहास में उल्लेख किया है कि सन 1793 से 94 में काशी के महाराजा चैत सिंह के दीवान बाबू जगत सिंह ने अपने नाम से जगतगंज मोहल्ला बनवाने के लिए स्तूप को तोड़वाकर उससे ईंट पत्थर आदि मंगवा लिए थे। तब से यह स्तूप नष्ट हो गया है। सारनाथ के स्तूप के तल भाग के आधार पर इसका अनुमान किया जाता है कि इस गोलाकार स्तूप का व्यास लगभग 60 फीट रहा होगा। स्तूप के निकट ही उत्खनन में एक प्रस्तर वेदिका प्राप्त हुई है। यह वेदिका एक बड़े पाषाण को काटकर निर्मित की गई है। इस प्रस्तर वेदिका में कोई जोड़ नहीं है। उस पर अशोककालीन चमकती पॉलिश को देखा जा सकता है। सारनाथ के स्तूप का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया था। बौद्ध इतिहास में सारनाथ एक महत्व स्थल के रूप में वर्णित है। सम्राट अशोक स्वयं एक स्थान का दर्शन करने हेतु यहाँ आए थे। नेक्स्ट आता है बोध गया का स्तूप। बिहार में बौद्ध गया जो स्थान है, गया नामक स्थान पर बौद्ध गया का स्तूप स्थित है। शुंग काल में इस स्तूप का निर्माण किया गया था। इसका शुंग काल में निर्माण स्तूप के कटघरे में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि के अभिलेख से प्रमाणित होता है। यह अभिलेख इंद्र अग्निमित्र की पत्नी कुरंगी का है। कटघरे के अन्य अभिलेख भी हैं जो कि शुंग काल के ही बताए गए हैं। बौद्ध गया बौद्ध धर्म का एक धार्मिक एवं तीर्थ स्थान है। ज्ञानतलब है कि बौद्ध गया में ही एक बोधि वृक्ष होता था जिसके नीचे सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध को बोधित्व प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया का स्तूप संपूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं है किंतु इसकी शुंग कालीन 4 दीवारें सुरक्षित हैं। इस स्तूप की 4 दीवारें एवं परिवेष्टनी पर पक्षधारी पशु, पवित्र वृक्ष एवं मानव जीवन के विभिन्न दृश्य उत्कीर्ण हैं। परिवेष्टनी पर कमल की विभिन्न आकृतियां एवं स्त्री पुरुष राजा रानी आदि की आकृतियां अंकित हैं। बौद्ध गया के स्तूप पर उत्कीर्ण दृश्य एवं प्रतिमाएं अत्यंत सजीव, भव्य अर्थात एवं आकर्षक हैं। वस्तुतः बौद्ध गया की वास्तुकला सांची एवं भरहुत स्थापत्य कला के मध्य स्थापित की जा सकती थी।
व्यक्त की जा सकती है। बौद्ध गया की पच्चीकारी तथा नक्काशी के रचनात्मकता एवं तारतम्य का अभाव है तथा सांची की बौद्ध जो वास्तुकला है वह शैली बौद्ध गया की कला निम्न श्रेणी की दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि कला विशेषज्ञ ने बौद्ध गया की कला का स्थान विश्व की दृष्टि से सांची एवं भरहुत के मध्य निर्धारित किया है। बौद्ध गया स्तूप की अवशिष्ट प्रस्तर वेष्टनियों के स्तंभ पर अनेक बौद्ध प्रतीक एवं प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। इन प्रतिमाओं में एक दंपति एवं भैंसे का उत्कीर्णन सर्वोत्कृष्ट है। दंपति एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं। मौर्यकालीन कला की रचना में कमल में उत्कीर्ण ने भारतीय कला को प्रेरणादायक एवं व्यापक बना दिया है। बौद्ध गया की शिल्पकारी में भी कमल पुष्पों को खचित कर उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को दर्शाया गया है। बौद्ध गया तथा भरहुत दोनों ही स्थान बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के स्थल हैं। भरहुत कला में हीनयान सांप्रदायिकता प्रकट होती है जबकि बौद्ध गया की कला अधिक उदार दृष्टिकोण को प्रकट करती है। बौद्ध गया की कला में काम उत्तेजकता प्रकट होती है जबकि भरहुत की कला में दृश्य सादगी से उत्कीर्ण किए गए हैं। इस दृष्टि से भरहुत शैशव कला का विकास बोध गया की किशोर अवस्था कला में हो गया था। अतः बौद्ध गया की वास्तुशिल्प को कला मर्मज्ञों द्वारा भरहुत एवं सांची की वास्तुशिल्प के मध्य स्थापित करना उचित ही होगा। नेक्स्ट आता है तक्षशिला का स्तूप। यद्यपि तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है तथापि कला के कालक्रम को विभाजित नहीं किया जा सकता। चीनी यात्री हैंसोंग ने तक्षशिला के निकट कुणाल स्तूप का अवलोकन किया था। पुरातत्ववेत्ताओं ने तक्षशिला स्थित इस स्तूप की खुदाई में खोज लिया था। यह कहा जा सकता है कि अशोक ने अपने पुत्र कुणाल की स्मृति में इस स्तूप का निर्माण कराया था, परंतु सर जॉन मार्शल ने इस स्तूप का विस्तृत वर्णन करके इसका निर्माण काल 3वीं शताब्दी तृतीय शती ईसा पश्चात निर्धारित किया है, अतः यह मौर्य काल का नहीं हो सकता। यद्यपि प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार कुणाल स्तूप का निर्माण अशोक ने अपने पुत्र को अंधा किए जाने की स्मृति के रूप में किया था, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक द्वारा निर्मित प्राचीन स्तूप के ऊपर तृतीय शती ईसा पूर्व एक नवीन स्तूप का निर्माण किया गया होगा। नेक्स्ट आता है मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य में अंतर। मौर्य एवं शुंग काल में निर्मित स्तूप स्थापत्यों के अंतरों को स्पष्ट कीजिए। मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य कला के अंतर की विवेचना कीजिए। पहले आती है प्रस्तावना। भारतीय स्थापत्य कला का निरंतर विकास हुआ है। विकास की यह परंपरा मौर्य एवं शुंग काल में निर्मित स्तूप स्थापत्य कला में भी दृष्टिगोचर होती है। मौर्यकालीन स्तूप स्थापत्य कला बौद्ध स्थापत्य कला का द्योतक है। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार से बौद्ध स्थापत्य कला में निर्मित स्तूप, चैत्य, स्तंभ, अन्य कलाकृतियां बौद्ध स्थापत्य कला की विशेषताएं स्थापित हो गई थीं। मौर्यकालीन शिल्पियों की श्रेणियों में अपने युग में सभी निर्माण कार्यों में बौद्ध प्रतीकों को ही महत्व दिया गया था। मौर्यकालीन स्तूपों को मात्र मौर्यकालीन सम्राट ने ही निर्मित नहीं किया था। इनके निर्माण में बौद्ध धर्म से प्रेरणा प्राप्त शिल्पियों की श्रेणियां एवं व्यापारिक निगमों ने भी योगदान दिया था। प्रागवैदिक युग में भी मृत व्यक्तियों की समाधि पर टीला अर्थात स्तूप बना दिया जाने का प्रचलन था। मौर्य काल में बौद्ध अनुश्रुतियों से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रणाली राजाओं एवं धनिक वर्गों में ही अपनाई गई थी। महापरिनिर्वाण सूक्त में गौतम बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनंद को व्यक्त किया था कि उनके परिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेष के ऊपर सार्वभौमिक सम्राट के स्तूप से भी बड़ा स्तूप बनाया जाए। गौतम बुद्ध के आदेश के परिणाम स्वरूप बुद्ध और उनके प्रधान शिष्यों की धातुओं पर सादगीपूर्ण स्तूप बनाए गए थे। कालांतर में अशोक के समय से यह स्तूप बौद्ध धर्म में पूजा के प्रमुख अंग एवं स्थान बन गए।
अशोक के समय से ही स्तूपों की पूजा का चरम विकास प्रारंभ हो गया था। उस समय बौद्ध जन मिट्टी के छोटे छोटे स्तूप बनाकर इन बड़े स्तूपों पर चढ़ाते थे। मतलब क्या मिट्टियों के स्तूप के ऊपर चढ़ा दिए गई, ये लेप टाइप की चढ़ा दी गई है, मिट्टी को चढ़ाया गया है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके अवशेष पर बने टीले नुमा स्तूप की पूजा करने की प्रवृत्ति के कारण इन स्तूपों के चारों ओर काष्ठ की बाड़ लगाना प्रारंभ हो गया था। पूजा स्थल एवं पूजा के प्रमुख अंग होने के कारण अशोककालीन स्तूपों का अलंकरण प्रारंभ हो गया। अशोक ने इन स्तूपों का विस्तार करके 84,000 स्तूपों को बनाने का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में किया है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को दीर्घ आकार देकर सादगीपूर्ण अलंकृत किया गया है। अशोककालीन पीलूसार, नगरहार, पिपरहवा, पुष्पकवली, पोलुशा तथा अन्य स्थानों पर निर्मित स्तूप स्थापत्य से ज्ञात होता है कि उनकी वर्तमान में भग्नावशेष ही रह गए हैं। भारत में उपलब्ध अधिकांश स्तूप अवशिष्ट प्रतीक स्तूपों की नींव का कारण मौर्यकाल, मतलब जो निर्माण है वह मौर्यकाल में ही किया गया था। कालांतर में सुंग और आंध्र सातवाहन काल में इनके परिवर्धन करके समकालीन स्थापत्य कला द्वारा अलंकृत किया गया, अतः इनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो गया है। किंतु इस परिवर्तन काल जो कि सुंग काल में मौर्यकालीन उत्कीर्ण अभिलेखों को यथावत रखने से स्तूपों की स्थापत्य के काल को निश्चित करने में सहायता प्राप्त हो गई थी। भगवान बुद्ध के निर्माण के पश्चात उनके अवशेष पर उनके शिष्यों के द्वारा कुल 8 स्तूपों के निर्माण का उल्लेख पाली ग्रंथ में मिला है। उनके फूल अर्थात अवशेष 8 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग गृहीता में एक एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। स्पष्ट है कि मूल में केवल 8 स्तूप थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार अशोक काल में इनकी संख्या 84,000 हो गई थी। बौद्ध ग्रंथ का वर्णन सामान्यतः अतिशयोक्तियों से परिपूर्ण मिलता है, किंतु यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक के समय अधिकांश स्तूपों का निर्माण किया गया होगा। इन मूल प्राचीन स्तूपों का सुंग सातवाहन काल में समकालीन स्थापत्य द्वारा परिवर्धन कर दिया गया। फिर आता है मौर्य एवं शुंगकालीन स्थापत्य में अंतर। मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य में अंतर स्पष्ट करने के पूर्व इन दोनों काल की स्तूप रचना पर प्रकाश डालना आवश्यक है। मौर्य स्तूप स्थापत्य कला समाधि के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेष पर निर्मित पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन माना जाता है। यह नेपाल एवं भारत की सीमा पर स्थित है, अतः मौर्यकालीन स्तूप स्थापत्य तथा रचना का आभास अनेक स्तूपों को नहीं उद्धत कर मात्र पिपरहवा स्तूप के आधार पर किया जा सकता है। यह स्तूप ईंट एवं मिट्टी द्वारा निर्मित थे। इनका निर्माण साक्यों द्वारा किया गया था। यह पक्की ईंटों से चुना हुआ और ठोस अंडाकार आकृति के रूप में बना हुआ था। इनका भूमिगत व्यास 116 फीट और ऊंचाई अमूमन 22 फीट थी। इसके अंदर उत्खनन से प्राप्त पत्थर की पेटी या मंजूषा और डिबिये में बुद्ध के अवशेष रखे मिलते हैं। जुड़ाई में प्रयुक्त ईंटों का आकार 16 बाय 11 बाय 3 इंच है। बुद्ध के अवशेषों के साथ स्वर्ण, रजत, प्रवाल, स्फटिक एवं रत्न वटिक भी प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन पिपरहवा की मूल रचना के आधार पर ज्ञात होता है कि स्तूप की नींव पाषाण एवं शिलाखंडों पर निर्मित की जाती थी। स्तूप की चोटी उनकी गोलाई पूर्ण न होकर चपटी बनाई जाती थी। स्तूप का आकार उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार होता था। स्तूप के शीर्ष भाग चपटे भाग पर स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग हर्मिका स्थित होती थी। संभवतः हर्मिका के नीचे में एक पट्टिका लगाई जाती थी। हर्मिका के चारों ओर छोटे खम्भों की एक वेदिका निर्मित की जाती थी। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए एक चबूतरा होता था। इस चबूतरे को लकड़ी की विछनी से घेर दिया जाता था। उपयुक्त बिंदुओं से मौर्यकालीन स्तूप स्थापत्य कला की विशेषता विदित होती है।
मौर्यकालीन अनेक स्तूप कला कलवित हो गए हैं। इनमें से 5 प्रसिद्ध स्तूप उनके अवशेष मात्र ही रह गए हैं। इसमें सारनाथ बोधगया, भरहुत बोधगया के स्तूप भारत में स्थित हैं। शुंगकालीन स्थापत्य कला। सांची एवं भरहुत स्तूप की स्थापना मौर्य काल में हो गई थी, किंतु इनका परिवर्धन शुंग एवं प्रारंभिक सातवाहन काल में हुआ है। अतः इसमें मौर्य काल के साथ ही शुंग स्थापत्य का भी समावेश हो गया था। ज्ञातलब है कि शिल्पी और उनकी श्रेणियां अपने युग के सभी निर्माणों को अपनी कला साधना के प्रसाद से विशोभित करती हैं। अतः युगांतर के साथ शिल्पकला के अधिक परिष्कृत होने के कारण स्थापत्य में भी अंतर निर्दिष्ट हो जाता है। यह अंतर मौर्य एवं शुंग स्तूप स्थापत्य कला में भी दृष्टिगोचर होता है। मौर्य एवं शुंग स्तूप कला के अंतर को समझने के लिए सांची और भरहुत स्तूप कला का विवेचन करना श्रेयस्कर होगा। सांची के स्तूप में मौर्य, शुंग एवं प्रारंभिक आद्य सातवाहन कला के तत्व एवं तथ्य समाविष्ट हो गए थे। मौर्यकालीन प्रमुख स्तूप जो कि सांची में विद्यमान हैं, उनमें अभिलेख युक्त सुंदर सिंह शीर्ष युक्त स्तंभ हैं, सुंदर सिंह एवं शीर्ष युक्त स्तंभ हैं। मूल स्तंभ मौर्यकालीन ईंट और लकड़ी की वेदिका से बना हुआ है। इसका बढ़ा हुआ अंश भूमि स्तर पर बनी पाषाण वेदिका या वेष्टनी शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य कला के परिचायक हैं। इस प्रमुख स्तूप तथा अन्य 2 स्तूपों के तोरण द्वार शुंग एवं सातवाहन युग के हैं। इन पर उत्कीर्ण आकृतियां एवं चित्रशैली भी शुंगकालीन है। भरहुत के समान ही सांची के स्तूप की पाषाण वेष्टनी एवं तोरण द्वार पर बौद्ध का अंकन प्रतीकों में शुंगकाल में ही किया गया था। इसमें शुंगकालीन विकसित स्थापत्य एवं कारीगरी के दर्शन भी होते हैं। सांची स्थित प्रमुख स्तूप की पाषाण वेष्टनी एवं तोरण द्वार पर मौर्य काल की अपेक्षा अधिक विकसित शुंगकालीन स्थापत्य कला दृष्टिगोचर होती है। भरहुत के साथ ही सांची में उत्कीर्ण चित्र एवं दृश्यों को जातक कथाओं एवं बौद्ध के जीवन प्रसंगों को लेकर उकेरा गया है। सांची के स्तूप में शुंगकालीन पाषाण स्तंभ, वेष्टनी एवं तोरण द्वार पर अनेक आकृतियां बनी हुई हैं तथा तोरण के अंत में नग्न यक्षिणियों की आकृतियां भी शुंग स्थापत्य की प्रतीक हैं। स्तंभों एवं तोरणों पर उकेरी गई आकृतियां अत्यंत प्राकृतिक, गतिमान एवं सजीव हैं। मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य में अंतर। मौर्यकालीन स्तूप स्थापत्य एवं निर्माण कार्य में मुख्यतः ईंट एवं काष्ठ लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। मौर्यकालीन स्थापत्य में चुनार के रेतीले प्रस्तर का प्रयोग किया गया था। मौर्य स्थापत्य में इस पाषाण का प्रयोग मूर्ति एवं कलापूर्ण स्तंभों के निर्माण में अधिक किया जाता था। स्तूप स्थापत्य में इस पत्थर का प्रयोग बहुत कम ही किया गया था। सांची एवं भरहुत स्तूप स्थापत्य कला तोरणों, वेष्टनियों एवं वेदिकाओं के निर्माण में रेतीले लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चुनार के भूरे रंग के प्रस्तर के स्थान पर विंध्याचल से प्राप्त लाल पत्थर द्वारा ही शुंगकालीन स्थापत्य एवं स्तूप संवर्धन स्थापत्य कला शैली में नवीन युग शुंग सातवाहन का सूत्रपात हुआ। कनिंघम ने सांची एवं भरहुत स्तूप तथा उनके अवशेषों की खोज के पश्चात यहाँ उपलब्ध लाल पत्थर की वेदिका, वेष्टनियों और तोरणों को स्थानीय परिस्थिति के कारण शुंगकालीन शिल्पियों द्वारा निर्मित इन कलाकृतियों को भारतीय स्थापत्य कला के विकास का उल्लेख किया है। इसका स्पष्ट मत था कि वर्तमान में जो प्रस्तर, वेदिका एवं तोरण द्वार मिलते हैं, यह शुंग काल में बनाए गए होंगे। शुंग काल में ही मौर्यकालीन लकड़ी की वेदिकाओं तथा तोरणों के स्थान पर लाल पत्थर का प्रयोग करके इनको परिवर्धित किया गया था। यद्यपि काष्ठकला में कारीगरी करने में सुगमता रही होगी, किंतु शुंगकालीन शिल्पियों ने इनका अनुसरण करके आकृतियां बनाई और
उन्होंने शुंगकालीन भारतीय प्रतीकों को समाविष्ट कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि शुंग का उत्थान न केवल राजनीति एवं धर्म के क्षेत्र में एक क्रांति था, अपितु कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया था। कतिपय विद्वानों का कथन है कि शुंग राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं के दमन की नीति का आश्रय लेकर उनकी उन्नतशील कला को समाप्त कर दिया था। उचित प्रतीत नहीं होता। शुंग काल में बौद्ध कला को जीवित रखने तथा उनको अधिक उन्नतशील बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। यह भरहुत एवं सांची की शुंगकालीन स्तूप कला से स्पष्ट होता है। शुंग काल में कला संबंधी बौद्ध आदर्शों को यथावत रखकर कला को और अधिक परिवर्तित एवं संशोधित कर आकर्षक बनाया गया है। मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप कला में चित्रण का अंतर। मौर्य एवं शुंगकालीन स्तूप कला के चित्र एवं दृश्य के अंकन में भी अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसका मुख्य कारण शुंग काल में कला की वैदिक आदर्शों का अनुसरण है। वैदिक कालीन ऋषियों ने प्रकृति के रहस्य को ज्ञात करने के साथ ही प्रकृति के चिंताकर्षक सौंदर्य की भी अनुभूति प्राप्त की थी। इसी आधार पर शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य कला में शतपथ ब्राह्मण में दी गई कला की व्याख्या यद वे प्रतिरूप तत्व छल्पम के आधार पर प्राकृतिक दृष्टियों को उकेरा गया है, किंतु शुंगकालीन शिल्पियों ने बौद्ध काल के आदर्श एवं बौद्ध के प्रतीकों का त्याग नहीं करके उनको भी यथास्थान महत्व देकर उत्कीर्ण किया था। यह स्मरणीय है कि मौर्यकालीन स्तूप एवं अन्य स्थापत्य में जातक कथाओं के साथ ही बौद्धित्व एवं बौद्ध की जीवन कथाओं को ही अंकित किया गया था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला में बौद्ध की जीवनी के चित्रण में तथागत तो मानव कृति में उत्कीर्ण नहीं किया गया, उनको मात्र बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, वज्रासन आदि प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया था। इन कृतियों के नीचे उत्कीर्ण अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह प्रतीक स्वयं भगवान बुद्ध के लिए हैं। शुंग काल में बुद्ध बोधिसत्वों को मानवाकार एवं मानव रूप में उत्कीर्ण कर उनकी पूजा अर्चना के महत्व को प्रतिपादित किया गया था। शुंग काल की स्थापत्य कला में यह ब्राह्मण कला का समावेश होने से स्तूप स्थापत्य कला अधिक आकर्षक एवं सजीव बन गई थी। कालांतर में गुप्त काल में स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोच्च बन गई थी। भारतीय स्थापत्य कला काल क्रमानुसार विकासशील रही है, अतः मौर्यकालीन एवं शुंगकालीन स्तूप स्थापत्य में परिवर्तन एवं अंतर होना एक स्वाभाविक कला प्रतिक्रिया थी। मौर्य नोट देखते हैं हम, जो हमें 5 में इनमें दोनों के अवलोकन मिल जाएंगे, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है अंध, सातवाहन, कुषाण एवं गुप्त स्तूप स्थापत्य। शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त स्तूप स्थापत्य का साधारण संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निम्नलिखित स्तूप स्थापत्य का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। पहले आते हैं आंध, सातवाहन में, कुषाण में और गुप्तों में। इसकी हम प्रस्तावना देखते हैं। मौर्य काल में बौद्ध धर्म उन्नति के चरम शिखर पर था। मौर्य वंश की समाप्ति के साथ ही उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव सीमित हो गया था। इसका प्रसार क्षीण होने लगा था, किंतु बौद्ध धर्म और उनकी कला को लोकप्रियता विलुप्त नहीं हुई थी। शुंग नरेश ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी बौद्ध कलात्मक स्मारक आदि को संरक्षण प्रदान करके उनका विस्तार किया था। शक एवं कुषाण विदेशी थे। कुषाण काल में कनिष्क के राजकाल में बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया था। आंध, सातवाहन ब्राह्मण थे। उनके काल में भी बौद्ध स्मारक, स्तूप, चैत्य, पाषाण गुहाओं का निर्माण किया गया था। गुप्त सम्राट वैष्णव एवं शैव धर्मावलंबी थे, किंतु उन्होंने भी बौद्ध धर्म एवं कला को प्रश्रय दिया है। किंतु कुषाणों के समान गुप्त नरेशों की आस्था बौद्ध धर्म में अधिक नहीं थी। यही कारण है कि गुप्त काल की बौद्ध कलाकृतियाँ कम ही उपलब्ध होती हैं। मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात भी दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म प्रचलित था।
आंध्र प्रदेश बौद्ध धर्म का केंद्र था, अतः आंध्र प्रदेश बौद्धों का केंद्र बन गया था। अतः आंध्र सातवाहन काल में दक्षिण भारत में अनेक बौद्ध स्तूप एवं विहारों का निर्माण किया गया था। मौर्य वंश के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय कुछ ही भारतीय राजवंशों के द्वारा दिया गया था, फिर भी बौद्ध कला उन्नतशील बनी रही। इसका प्रमुख कारण भारत की सहनशील वैदिक कालीन हिंदू संस्कृति का प्रभाव था। वैष्णव धर्मावलंबी महान गुप्त साम्राज्य के समय भी अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म एवं कला को संरक्षण प्रदान करते थे। मौर्य काल के पश्चात भी स्तूप स्थापत्य का अनवरत विकास। मौर्य काल के पश्चात भी शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त काल में अनेक स्तूपों का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि स्तूप स्थापत्य कला का अनवरत विकास होता रहा है। इन राजवंशों के काल में भी अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया था। शुंग सातवाहन काल में निर्मित अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा के स्तूप उल्लेखनीय हैं। फिर आता है हमारा आंध्र सातवाहन कालीन दक्षिण भारत का स्तूप स्थापत्य। आंध्र सातवाहन काल में दक्षिण भारत में एलोरा की 75 मील की परिधि में अनेक स्तूपों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इनको सातवाहन कालीन शिल्पियों के कला कौशल और उनकी कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। उनमें गोली, जग्गीपेट, भट्टीप्रोलु, घटसाल के साथ ही अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा के स्तूप उल्लेखनीय हैं। इन स्तूपों में उत्तर भारत में निर्मित स्तूपों में बलुआ पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग और उन पर की गई कलाकृतियों से ये स्तूप स्थापत्य अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बन गए हैं। आंध्र सातवाहन काल में निर्मित इन स्तूपों की ईंटों का आकार 22 बाय 18 बाय 4 इंच है। यह उत्तर भारत में प्रयुक्त ईंटों के आकार से बड़े थे। दक्षिण भारत में ईंट निर्मित स्तूपों की सतह पर संगमरमर की परत चढ़ाकर शेष भाग पर सफ़ेदी करने से यह स्तूप सफ़ेद रंग के बन गए थे। दक्षिण भारतीय आंध्र सातवाहन युगीन स्तूप कला की विलक्षणता संगमरमर के स्तंभ, आर्क, खम्भ पूजनीय स्तंभ हैं। इन स्तूपों के गुंबज आकार भाग के अलंकरण के रूप में बाहर निकले हुए भाग प्रलंब स्तूप स्थापत्य में एक आविष्कार के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं कारणों से आंध्र सातवाहन युगीन दक्षिण भारतीय स्तूप स्थापत्य शैली को कलात्मक विशिष्टता प्राप्त की गई थी। पहले आते हैं अमरावती का स्तूप। अमरावती चेन्नई के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। वर्तमान में यह प्रसिद्ध नगर है। आंध्र सातवाहन काल में निर्मित स्तूप में अमरावती का स्तूप सबसे बड़ा है, अतः आंध्र सातवाहन स्तूप स्थापत्य के उदाहरण के रूप में इसको देखा जा सकता है। अमरावती के स्तूप का प्रारंभिक निर्माण काल द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, किंतु आंध्र सातवाहन 100 ईसा से 150 ईसा के मध्य इनका पुनर्निर्माण कराया था। इन स्तूपों में पाषाण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मूलतः इस स्तूप का नाम महाचैत्य है। यह स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्मावलंबियों ने दान देकर चैतक बौद्ध निकाय धर्म से प्रेरणा प्राप्त करके कराया था। द्वितीय सदी ईसा पूर्व अमरावती का स्तूप मूलतः ईंटों से निर्मित किया गया था। आंध्र सातवाहन में इनके अधिकांश भाग पर चित्र खचित संगमरमर की पट्टिकाएं जड़कर इनके चारों ओर संगमरमर की रेलिंग एवं प्रदक्षिणा मार्ग संगमरमर के स्तंभ को प्रयुक्त कर निर्मित किया गया था। स्तूप स्थापत्य की दृष्टि से आंध्र सातवाहन युग में पुनः निर्मित स्तूप कला अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रारंभिक निर्माण के समय द्वितीय सदी ईसा पूर्व का स्तूप है। इसके समय इसका व्यास 193 फीट, परिधि 600 फीट और गुंबज की ऊंचाई 90 से 100 फीट की रही होगी। गुंबज आधार की सतह से आर पार 162 फीट का था। भूमि की सतह पर लगभग 200 फीट ऊंचाई पर आर्क स्तंभ एवं सामान्य बाहर निकली
शाखाओं के साथ एक परिक्रमा मार्ग है। इसके चौरस मार्ग के चारों ओर लगभग 8 फीट ऊंचा पाषाण कटघरा रेलिंग एवं वेष्टनी स्थापित की गई है। इस पाषाण वेष्टनी के भीतर की ओर अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है। वेष्टनी तथा रेलिंग के प्रत्येक मंच के किनारे पर 5 अष्टकोणीय संगमरमर के स्तंभों पर किया गया था। खचित कार्य ही अमरावती स्तूप की विशेषता एवं आकर्षण का केंद्र था। इन स्तूपों पर धर्मचक्र, कमल, बोधि वृक्ष की आकृतियां उकेरी गई थीं। अमरावती स्तूप का वर्णन करके भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है कि आकृतियों की बंकिम भंगिमा उनसे भी बढ़कर यष्टिकायिता में अमरावती की आकृतियां बेजोड़ हैं। पतली दुबली लचीली शक्तिमय पुरुष की काया वस्तुतः अविराम शीर्ष वृक्ष सी लगती है और नारी की काम्य काया से लिपटी लता सी लगती हैं। पाषाणकालीन कला में शरीर पर लंबी धोती उत्तरीय एवं कुषाणकालीन पगड़ी बहुत फपती है। कुषाण मूर्तियों में आभूषणों की भरमार है, प्रायः शुंगकालीन कला की भांति ही उकेरे गए हैं, किंतु अमरावती में आभूषणों में संख्या की न्यूनता एवं सुरुचि की व्यापकता है। कांति आभूषणों से दबी नहीं, उभरी हुई उठी हुई है। अमरावती स्तूप की सातवाहन युग की विशेषता में कुषाण एवं शुंगकालीन कला की अपेक्षा कला का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस विशाल स्तूप के अवचित्रित शिलाफलक, रेलिंग के टुकड़े ही अवशेष रह गए हैं, जो कि संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आंध्र सातवाहन युगीन अनेक स्तूप तथा अमरावती स्तूप की मूर्तियां भी बौद्ध की जीवन घटनाओं एवं पूजा दृश्यों को चित्रित करती हैं। उनमें अनेक सुंदर एवं अलंकृत विचार समाविष्ट हैं। नारियों एवं जानवरों की मूर्ति सांची परंपराओं के अनुरूप हैं और अशोक काल से लेकर पल्लव काल के युग तक भारतीय मूर्तिकला की विशिष्टता दक्षिण भारत की शिल्पकला में दृष्टिगोचर होती है। अमरावती की शिल्पकला प्रकृतिवाद को पीछे छोड़कर अत्यंत उच्च कोटि के विज्ञानवाद, सौंदर्य, शांति की एक नई विधि का विकास करती है। अमरावती स्तूप के अवशेष वर्तमान में चेन्नई के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। नेक्स्ट आता है नागार्जुनकोंडा स्तूप। नागार्जुनकोंडा गुंटूर जिले में अमरावती से लगभग 60 मील दूर स्थित है। यह स्थल वर्तमान में नागार्जुन बांध के निर्माण से जलमग्न हो गया है, किंतु बांध निर्माण के पूर्व नागार्जुनकोंडा स्तूप के अवशेषों, उत्कीर्ण अभिलेख एवं स्तूपों की अलंकृत पट्टियों को चेन्नई, मद्रास के संग्रहालय में यथास्थान देकर स्थापित कर दिया गया था। नागार्जुनकोंडा इक्ष्वाकु वंश की राजधानी था। इस स्थान से प्राप्त उत्कीर्ण शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ स्थित स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश की रानी ने करवाया था। शिलालेख पट्टिकाओं में उत्कीर्ण से उल्लेख इस वंश की रानियों में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा एवं आकर्षण की जानकारी उपलब्ध होती है। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यह इस स्तूप में ईंटों से निर्मित है और इन ईंटों का आकार 20 बाय 10 बाय 5 इंच है। इन स्तूपों का व्यास 106 फीट है और गुंबद की अनुमानित ऊंचाई लगभग 80 फीट मानी जाती है। इस स्तूप के उत्खनन में तल विन्यास में 16 विशाल प्रकोष्ठ, 13 फुट चौड़ा प्रदक्षिणा मार्ग एवं वेदिका उपलब्ध है। आर्य मंच के साथ ही त्रिछत्रीय हर्मिका भी स्थित है। नागार्जुनकोंडा की पाषाण वेष्टनियों पर उत्कीर्ण मूर्तियां बोधि तत्व के साथ ही अलंकृत सौंदर्य एवं अंतर्वस्तु सहित गौतम बुद्ध की जीवनी के अनेक दृश्य उत्कीर्ण मिलते हैं। बोधिसत्व
तुषित स्वर्ग में जन्म की घटनाओं एवं श्वेत हस्ती के रूप में माताओं के गर्भ में प्रवेश, अवतरण, महाविनिष्क्रमण, बौद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने के दृश्य सजीव एवं सुरुचिपूर्वक उत्कीर्ण किए गए हैं। वर्तमान में यह स्तूप अवशेष संग्रहालय की शोभा में वृद्धि कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कुषाणकालीन स्तूप स्थापत्य। कुषाणकालीन गांधार स्थापत्य कला के अंतर्गत गांधार शैली पर निर्मित अनेक स्तूपों के अवशेष मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में उपलब्ध हुए हैं। गांधार क्षेत्र में दो प्रधान नगर, पुरुषपुर जो कि वर्तमान में पेशावर है, और कलावती वर्तमान में चार श्रद्धा स्थित है। गांधार कला के क्षेत्र में वर्तमान हजारा, रावलपिंडी एवं तक्षशिला भी स्थित है। कुषाण वंशी गांधार नरेश कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कनिष्क के राज काल में तृतीय वर्ष ईस्वी सन 81 के लगभग के पश्चात उन्होंने गांधार क्षेत्र में अनेक स्तूपों का निर्माण किया था। कनिष्क एक महान विजेता ही नहीं, एक महान कला विशेषज्ञ एवं कला प्रेमी शासक था। जिस प्रकार शुंग काल में सांची एवं भरहुत एवं सातवाहन काल में आंध्र प्रदेश में स्थित अमरावती, नागार्जुन कोंडा भारतीय कला के केंद्र बन गए थे, उसी प्रकार गांधार प्रदेश और शक के पश्चात मथुरा पर कुषाणों के अधिकार से मथुरा नगर भी भारतीय कला का केंद्र बन गया था। कुषाणकालीन कला को स्पष्ट रूप से मथुरा एवं गांधार शैली में विभाजित किया गया है। कुषाण काल में मथुरा शैली विशुद्ध भारतीय कला थी, जबकि गांधार शैली में विदेशी ग्रीक कला पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव आच्छन्न हो गया था। गांधार प्रांत भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित था, अतः स्वाभाविक रूप से भारतीय, ग्रीक एवं पारसिक जो ईरानी है सभ्यता संस्कृति के साथ ही मिश्रित कला का भी केंद्र बन गया था। कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा निर्मित स्तूपों का उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने किया है। भारत के पश्चिम उत्तर भाग प्रारंभ से ही विदेशी आक्रांताओं की शरणार्थी स्थली रहे हैं। इन विदेशी आक्रांताओं विशेषकर मुस्लिम आक्रांताओं ने इस क्षेत्र में अनेक कला स्थलों एवं कलाकृतियों को ध्वंस कर दिया है। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबानी प्रशासन के समय बौद्ध की विशाल मूर्तियों को ध्वंस कर दिया गया था, अतः कुषाणकालीन स्तूप भी नष्टप्राय होकर यदा कदा अनेक अवशेष ही उपलब्ध होते हैं। कुषाणकालीन बौद्ध साहित्य के आधार पर ज्ञात होता है कि कुषाण नरेश कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर जो कि वर्तमान में पेशावर है, इसमें भव्य स्तूपों का निर्माण कराया था। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसोंग ने कनिष्क के द्वारा निर्मित 178 बौद्ध स्तूप एवं विहारों के निर्माण का उल्लेख किया है। 20वीं सदी में कुषाणकालीन स्तूप स्थलों के उत्खनन में उनके अवशेष मात्र ही उपलब्ध हुए हैं। कोई भी कुषाणकालीन स्तूप पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। पुरुषपुर अर्थात पेशावर के प्राचीन स्थलों के उत्खनन के समय एक टीलेनुमा स्थान पर मंजूर शाह के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, अतः अनुमानतः इस स्थान पर कनिष्क के द्वारा फाहियान तथा हेनसोंग द्वारा उल्लिखित स्तूप का निर्माण किया गया हुआ प्रतीत होता है। गांधार शैली में निर्मित स्तूप स्थापत्य या स्थानों से ज्ञात होता है कि इस स्तूप स्थापत्य की विशेषता उनकी विशालता मतलब ऊंचाई है। ईंटों एवं पाषाण चबूतरों पर इन स्तूपों का निर्माण किया गया था। इन स्तूपों को दीर्घकाय बनाने हेतु उन पर कृत्रिम छत्र स्थापित किया गया था। गांधार शैली में ही सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव आकार आकृतियां या मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किया गया था। इसके पूर्व भरहुत एवं सांची की कला में बौद्ध की जीवन गाथाओं एवं प्रतीकों को भी उत्कीर्ण किया गया था। भारतीय योगी की मुद्राओं में बौद्ध का अंकन सर्वप्रथम गांधार शैली में ही किया गया था। गांधार स्तूप अवशेषों से ही
युग मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं। यद्यपि गांधार कलाकारों ने भारतीय मूर्तिकला का अनुकरण नहीं किया था, किंतु उनकी कृतियों में भारतीय अनुश्रुति एवं शास्त्रीय कला की झलक उपलब्ध होती है। स्तूप एवं अन्य गांधार स्थित पुरातत्वीय स्थानों से उपलब्ध गौतम शाक्य मुनि के जन्म से परिनिर्वाण तक की कथाओं के अर्धचित्र गांधार कला की विशेषता है। यह उत्कीर्ण नदी दीपंकर जातक संस्कृत के दिव्यदान की कथा के अनुसार किया गया है। गांधार शैली का स्तूप स्थापत्य भारतीय कला के इतिहास में एक प्रमुख एवं विशेष स्थान रखता है। यह मुख्यतः विदेशी ग्रीक रोमन कला के प्रभाव से परिभाषित है, किंतु कालांतर में यह भारतीय कला शैली बन गई और गुप्त काल में भारतीय कलाकारों द्वारा पूर्णतः आत्मसात कर ली गई। यह गुप्तकालीन स्तूप स्थापत्य से परिलक्षित होता है। गुप्तकालीन स्तूप स्थापत्य। स्तूप स्थापत्य का प्रारंभ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। मौर्य, सातवाहन, कुषाण काल के समान ही इस स्थापत्य का निरंतर परिवर्तन के साथ गुप्त काल तक ही बना रहा। प्रारंभ में बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म संचयक के रूप में स्तूपों का निर्माण किया गया था। कालांतर में इन स्तूपों को अस्थि संचयक के साथ ही स्मारक का रूप देकर स्तूप स्थापत्य का विकास किया गया। गुप्त युग में दोनों ही प्रकार के स्तूपों का निर्माण किया गया था। गुप्त काल में साम्राज्य की सीमाओं भारत के पश्चिमी उत्तर भाग पर विस्तृत थी। इस काल में स्तूप पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी स्थापित किए गए थे। अविभाजित भारत के पश्चिम उत्तर भाग में मीरपुर खास एवं तक्षशिला स्तूप का निर्माण गुप्त काल में ही किया गया था। यह दोनों स्तूप चौकोर आकार के चबूतरे पर स्थापित किए गए थे। यह ईंटों से निर्मित गोलाकार आकार के होते थे। मीरपुर खास की बाह्य दीवारों पर आलों में मृण मूर्तियां बनी हुई थीं, जिनका रंग से आवर्त कर दिया गया था। इन प्रतिमाओं के शरीर पर गेहुआ रंग एवं केश एवं नेत्र पर काले रंग किए गए थे। वस्त्रों पर लाल रंग किया गया था। मीरपुर खास के स्तूप के साथ ही छोटे कक्षों के निर्माण के कारण यह स्तूप विहार का स्वरूप धारण कर गया था। इन एक कक्षों में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तक्षशिला का मल्लड़ स्तूप भी गुप्तकालीन है। फिर आता है सारनाथ का स्तूप। गुप्तकालीन स्तूप स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है वह सारनाथ का धार्मिक स्तूप है। यह आज भी सुरक्षित अवस्था में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इसका वर्णन करते समय जनरल कनिंघम ने इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी का बताया है। कलाविज्ञ कुमार स्वामी ने इसको गुप्त काल में निर्मित ही दर्शाया है। अन्य स्तूप स्थापत्य कला के विपरीत यह स्तूप भूमि पर ही बना हुआ है। इसके नीचे कोई चौकी या चौतरा नहीं है। इस स्तूप का धरातल पत्थर का गोलाकार गोला है। भूमि के ऊपर स्थित इस पाषाण अंड के ऊपर ईंटों को भी गोलाकार रूप से जोड़ा गया है। इसकी ऊंचाई 128 फुट है। उपयुक्त वर्णनानुसार इस स्तूप को 3 अंगों में वर्णित किया जा सकता है। धरातल का पाषाण गोलाकार आधार, मध्य का ढोल के समान भाग एवं शीर्ष और गुंबद है। स्तूप के गोलाकार भाग के चारों ओर 4 प्रतिमाएं स्थान निर्मित हैं। यहाँ बौद्ध की मूर्तियां स्थापित रही होंगी। इन प्रतिमा स्थलों के मध्य वंडल युक्त कमल पुष्प ज्यामितिक आकार के अलंकरण बने हुए हैं। यह उत्कीर्ण अजंता की छतों पर अंकित पुष्पों एवं पत्रावलियों के सदृश प्रतीत होते हैं। स्तूप का मध्य भाग ढोल के समान है एवं शीर्ष गुंबद का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार न होकर अंडाकार है। शीर्ष भाग पर कभी हर्मिका या छत्र रही होगी, जो कि वर्तमान में नष्ट प्रतीत होती है। स्तूप की ईंटों को
लताओं एवं पुष्पों को उकेर कर कलापूर्ण कटाव द्वारा अलंकृत किया गया है। कल्पना, आकार एवं अलंकरण की दृष्टि से सारनाथ स्थित गुप्तकालीन स्तूप आज भी एक दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल बना हुआ है। वाराणसी के निकट स्थित होने से दर्शक वाराणसी के साथ ही इसका अवलोकन करने का सदैव प्रयत्न करते हैं। राजगृह स्थित गुप्तकालीन स्तूप। गुप्तकालीन एक अन्य स्तूप राजगृह बिहार में स्थित है, जो कि जरासंध की बैठक भी कही जाती है। इसकी बनावट मीनार के आकार की है। इसका निर्माण 5वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। उत्तरी भारत में गुप्तकालीन स्तूपों के अनेक अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं, किंतु पूर्ण स्तूप उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैत्य पाषाण गुहा स्थापत्य संरचना को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।